नमस्कार, मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम ये देखेंगे कि महाकाव्यों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का क्या योगदान था, या महाभारत तथा रामायण के आधार पर भारतीय धर्म और समाज की क्या व्यवस्था थी, या भारतीय संस्कृति को रामायण और महाभारत की क्या देन थी। विद्यार्थियों, साहित्य किसी भी समाज का दर्पण होता है, अर्थात किसी काल विशेष में समाज का सही चित्रण तात्कालिक साहित्य से ही प्राप्त होता है। किसी समाज के उत्थान और पतन, अच्छी और बुरी अवस्था, धनवान या धनहीन होने, उन्नतिशील या अवनत होने आदि का पता उस देश के उस समय के साहित्य से लग जाता है। कोई भी साहित्यकार अपने साहित्य को तात्कालिक वातावरण से विमुख नहीं कर सकता है। यही कारण है कि हर एक जाति के साहित्य को उसकी सामाजिक भावना, राजनीतिक विचार आदि का प्रतिबिंब दिखाता है। संस्कृत साहित्य भी इसी प्रकार भारतीय समाज के समय समय के विचारों का सुंदर चित्रण है। महाभारत से यहाँ तात्पर्य महाभारत और रामायण से है। ये दोनों ग्रंथ हमारे देश के प्राचीन इतिहास और पुराण हैं। हम इन ग्रंथों को मात्र पौराणिक कथाओं का विस्तृत रूप नहीं कह सकते हैं, अपितु ये ग्रंथ भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रमुख दीप स्तंभ है। विश्व साहित्य में शायद ही कोई ऐसे लौकिक ग्रंथ हो जिनका किसी जाति के जीवन और विचारों पर ऐसा प्रभाव पड़ा हो जैसा रामायण और महाभारत का भारतीय जीवन स्तर पर। रामायण और महाभारत में वर्णित भारतीय समाज, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति कैसी थी। महाभारत और रामायण का तात्कालिक अध्ययन तात्कालिक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब हमारे सामने प्रस्तुत करता है। उक्त तीनों परिस्थितियों का वर्णन इस प्रकार से है। पहला है सामाजिक दशा। इस काल में वर्ण व्यवस्था तो थी, परंतु जात पात अधिक नहीं थी। वर्णों का विभाजन गुण कर्म से माना जाता था। भगवत गीता में भी कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, चतुर वर्ण्याय मां सृष्ट गुण कर्म विभागाशयम। उस समय वर्ण विभाजन जन्म पर आधारित नहीं था। उस समय तक सामाजिक विभाजन परवर्ती युगों की तरह सुस्थिर नहीं हुए थे। ब्राह्मण क्षत्रिय का कार्य करते थे और क्षत्रिय ब्राह्मण का द्रोणाचार्य विप्र होते हुए भी धनुर्वेद के सबसे बड़े आचार्य थे। भीष्म पितामह सबसे बड़े क्षत्रिय होते हुए भी तत्व ज्ञान के उपदेशक थे। तात्कालिक समाज में स्त्रियों को प्रतिष्ठित पद प्राप्त था, परंतु यह स्थिति अब नहीं है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इस समय में स्त्री को सभी आपत्तियों का कारण समझा जाता था, परंतु स्त्रियों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर जाने, वाद विवाद में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। स्त्रियों को ऊंची शिक्षा मिलती थी, उन्हें अपना पति चुनने की स्वतंत्रता थी, इसीलिए स्वयंवर आयोजित किए जाते थे। स्त्रियों का आदर्श बहुत ऊंचा था। सीता, मंदोदरी, सावित्री, दमयंती, गांधारी आदि आदर्श महिलाएं थीं। महाकाव्य के काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। अंतरजातीय विवाह होते थे। गांधर्व, राक्षस और असुर विवाह का भी प्रचलन था। दुष्यंत और शकुंतला में गंधर्व विवाह अर्थात प्रणय विवाह हुआ था। राक्षस विवाह के उदाहरण स्वरूप अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण, श्री कृष्ण का रुक्मणी हरण और दुर्योधन का कलिंग की राजकन्या का हरण गिना जा सकता है। ये विवाह प्रथा श्रमिकों और राजवर्ग में काफी प्रचलित थी। स्वयंवर प्रथा का प्रचलन भी था। बाल विवाह और सती प्रथा जैसी बुराइयां शुरू हो चुकी थी। जीवन के प्रति दृष्टिकोण वैदिक युग के समान ही आशावादी था। भाग्य की अपेक्षा पौरुष पर अधिक बल दिया जाता था। महत्वाकांक्षा, सतत परिश्रम, भागीरथ प्रयत्न संपत्ति के मूल माने जाते थे। इस समय चरित्र और आचार को अधिक महत्ता दी जाती थी। नेक्स्ट है
राजनीतिक दशा वैदिक काल में आदि जनपद महाकाव्यों के काल में भी विद्यमान थे, परंतु उनके आकार बड़े हो गए थे। राजनीतिक क्षितिज पहले की अपेक्षा अधिक विस्तृत था। धीरे धीरे साम्राज्यवादी प्रवृत्ति विकास की ओर थी। इस काल के शक्तिशाली राजा अन्य राजाओं पर विजय प्राप्त कर चक्रवर्ती सम्राट बनने का प्रयत्न किया करते थे। दिग्विजय राजनीतिक प्रभुता का प्रतीक थी। यद्यपि पराजित देशों को समाप्त नहीं किया जाता था और न ही विजित राज्यों को मिलाया जाता था। पराजित राजा द्वारा प्रभुता को स्वीकार कर लेना ही पर्याप्त माना जाता था। साधारणतः राष्ट्रीय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करके सम्राट की उपाधि प्राप्त की जाती थी। अधीनस्थ राजा इन समारोह में सामंतों के समान उपस्थित होते थे। विद्यार्थियों, इस प्रकार सामंतवाद, जिसने प्रारंभिक और मध्यकालीन भारत की राजनीतिक दशा को प्रभावित किया था, अब भली भांति स्थापित हो चुका था। इस काल में दो प्रकार की शासन व्यवस्था प्रचलित थी, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक। दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्था थी। जिन राज्यों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, वहां जिन राज्यों में राजतंत्र व्यवस्था थी, उनमें राजा के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र राज्य का अधिकारी होता था। इस नियम के अनुसार राम को दशरथ ने युवराज बनाया, परंतु ज्येष्ठ पुत्र के शारीरिक और मानसिक रूप से पंगु होने पर राज्यारोहण से उसे वंचित भी किया जा सकता था। जैसे कि धृतराष्ट्र के जन्म से अंधे होने के कारण कनिष्ठ पुत्र पांडु को राजा बनाया गया था। इस काल में राजा सर्वथा निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं था। वह मंत्री वर्ग की सलाह को मानता था। प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य था। राजा को सबके साथ निष्पक्ष न्याय करना पड़ता था। दुष्ट निरंकुश अत्याचारी राजा को सिंहासन से उतार दिया जाता था या पागल कुत्ते की भांति उसका वध भी कर दिया जाता था। राजा का जीवन विलास में एवं ऐश्वर्य से मुक्त था। राजा के लिए सत्कर्तव्यों की एक संहिता थी, जिसका वह पालन करता था। अपराधियों को दंड दिया जाता था तथा उसकी अग्नि जल परीक्षा होती थी। विदेशी आक्रमणों की रक्षा के निमित्त राजा के पास बहुसंख्यक सेना होती थी। यह सेना चतुरांगिनी होती थी, जिसमें पैदल, घोड़े, रथ, हाथी होते थे। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए एक कूटनीति तथा छल बल का प्रयोग होता था। उदाहरण के रूप में दुर्योधन द्वारा लाक्षागृह बनाकर पांडवों के विनाश का प्रयत्न करना, पांडवों द्वारा अश्वत्थामा की मृत्यु का गलत समाचार प्रचारित करवाना आदि। परंतु फिर भी युद्ध के समय कुछ विशिष्ट नियमों का पालन करना पड़ता था। अर्थात जैसे कि कौरव और पांडवों ने युद्ध से पहले नियम बना लिए थे कि निशस्त्र, निष्कवच और युद्ध से पीठ दिखाने वाले पर प्रहार नहीं किया जाएगा। इति नमस्कार।